हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जाना था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, और हमने उसके ओरिजिन को समझा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले मेजरमेंट की जाती है, फिर सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट किया जाता है, और ये डिपेंड करता है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर कि आप कितने प्रिसीजन के साथ कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी मेजरमेंट को, मतलब किसी को मेजर कितने प्रिसीजन के साथ कर सकते हो, और एक अनप्रिसाइज नंबर जो कि आप अंदाजे से लेते हो, उन सारे नंबर्स की काउंटिंग को हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कहा था। अब लेकिन यहां पर यह आता है कि आपका जो ये वाले लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि आपने अपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा राउंडिंग ऑफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इनको करने के लिए हमें कुछ रूल्स या कुछ एक प्रोसेस बताए गए हैं कि इस तरह से आपको करना चाहिए। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट के को वापस से लिखेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे और जानेंगे कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है, राउंडिंग ऑफ के पीछे का क्या रीजन है, और इसको किस तरह से करें। हम चीजों को याद नहीं करेंगे, हम चीजों को समझेंगे और डिस्कवर करेंगे, ताकि जब इसका ओरिजिन हमें पता होगा तो फिर हम लोग चीजों को फील कर सकते हैं, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे पहुंचने से पहले हम लोग एक राउंडिंग ऑफ के बारे में जानते हैं। देखो, बेसिकली राउंडिंग ऑफ करना क्यों है। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे पास एक लाइन है, मैं उसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूं, बट मेरे पास मिलीमीटर स्केल है। ठीक है, मिलीमीटर स्केल है, यानी कि मैं 0 मिलीमीटर स्केल है, तो मैं 1 मिलीमीटर तक तो एक्यूरेट, 1 मिलीमीटर तक की, ये मेरा लीस्ट काउंट है, यहां तक की मैं एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लो मेरा मिलीमीटर स्केल का जो लाइंस हैं, ठीक है, वो इस पॉइंट पर एंड कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर एंड कर रही है, लास्ट लाइन यहां पर है और दूसरी लाइन यहां पर है, तो ये लेंथ जो है इन दोनों मिलीमीटर की जो वैल्यूज होंगी, यहां पर मान लेते हैं कि ये 72 मिलीमीटर है, ये 73 मिलीमीटर है। ठीक है, वो नंबर्स जो यहां पर है आपके स्केल पे, ये 72 और 73 मिलीमीटर के बीच में आ रहा है। तो उस केस में हम एक अंदाजन वैल्यू लेते हैं कि ये हो जाएगा 72 मेरी प्रिसाइस वैल्यू है। अब मैं एक वैल्यू लूंगा जो कि मैं अगर इस फोटो को, मतलब इस इमेज को देखूं, तो मेरे को ये लगता है कि यार ये होना चाहिए ऑलमोस्ट 3 के आसपास होना चाहिए, तो मैंने एक अंदाजन नंबर लिया 3। लेकिन वट इफ मेरे को इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, ये मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं कि यार 3 ले लिया, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको 3 ना लेके 36 ले लेता हूं। ठीक है, या फिर मैंने इसको ऐसे लिया कि मैं 72.34 ले लेता हूं। ठीक है, या फिर मेरा मन किया मैंने इसको ले लिया 72.35 ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डिजिट्स को लिखा, जिसमें कि आपको ऑब्जर्व करना है इस सिचुएशन को, और सिचुएशन ये कहती है, ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, 72 तक ही मेरे पास प्रिसाइज मेजरमेंट है। 72 तीनों में मेरे लिए प्रिसाइज मेजरमेंट है। ठीक है, ये मेरा एक रैंडम, एक अंदाजे से लिया हुआ वैल्यू है 3। ठीक है, यहां पर भी एक अंदाजे से ली हुई वैल्यू, यहां पर भी एक अंदाजे से ली हुई वैल्यू है, और ये अंदाजे के बाद एक और अंदाजा लगाया गया, सेकेंडरी अंदाजा। ठीक है, जिसमें मैंने 6, 4 और 5 को लिया। अब इन चीजों को देखने के बाद हमें लगता है कि यार यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए। तो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इन तीनों केसेस में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये 6, 4 और 5 लिया है, तो ये भी मैंने एक अंदाजे से लिया है, जो मुझे नजर आ रहा है उसके बेसिस पर लिया होगा। ठीक है, लेकिन मेरा बेसिस जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो 3 नंबर का जो ये सर्कल किया हुआ लेटर है, ठीक है, ये ऑलरेडी खुद में एक अंदाजा है। तो अपने अंदाजे को और ज्यादा सही करने के लिए, ठीक है, हम लोग यहां पर राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब सही तो वो वैसे भी नहीं होता है, देखो अनसर्टेनिटी तो यहां पर बनी हुई है कि वो 3 होगा या 2 होगा या 4 होगा, सो वी डोंट नो। तो हमने यहां पर एक राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मैथमेटिशियंस ने, आपके वैज्ञानिकों ने, कि यार भाई देखो, एक अंदाजे तक क्लियर है, लेकिन अगर आपको 36 लग रहा है तो आप 36 ना लिख के आप एक काम करो, 4 लिख दो। अगर आपको 34 लग रहा है, ठीक है, 34 लग रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये मिलीमीटर स्केल है, तो मैं मिलीमीटर स्केल को बड़ा करता हूं। ठीक है, इसके बीच में 10 लाइन और बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये 10वीं लाइन। ठीक है, तो ये 72 था, ये 73 है। मुझे लग रहा है कि ये लाइन यहां तक आ रही है, लेकिन मुझे इसके ऊपर ये लग रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, जैसे 72.3, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मैंने बनाया है अभी आपको विजुअलाइज कराने के लिए, ये उससे भी थोड़ा आगे है। तो पहला वाला पॉइंट ही मेरा अंदाजा है, तो दूसरा वाला पॉइंट मेरा अंदाजे के ऊपर एक और अंदाजा है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, इस नंबर को आप 4 लिख दो। ठीक है, इस नंबर को आप 3 लिख दो। ठीक है, इस नंबर को आप यहां पर क्या करोगे, इस नंबर को आप 4 लिख दोगे। अभी अब आपको लग रहा होगा ये कैसे किया मैंने, तो उसके पीछे का लॉजिक मैं अभी बताता हूं, लेकिन इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा पहले वो देखो। तो अब आप अपनी रीडिंग को इस तरह दोगे कि यार 72.36। ठीक है, तो अगर आप 36 को देखोगे, ठीक है, एक तो वैसे भी ये अनसर्टेन है, ठीक है, अनसर्टेन है। ठीक है, 72.3 ये रहा, 72.4 ये रहा। ठीक है, और इस लाइन को हटा दो, ये वैसे भी अनसर्टेन है। तो आपको अगर 3 और 4 में चूज करना हो, तो 36
36 जो होगा, 0.36 जो होगा वो किसके ज्यादा करीब होगा, 3 के या 4 के? तो जब आप ऑलरेडी अनसर्टेन वैल्यू दे रहे हो तो आप ज्यादा करीब वाले की अनसर्टेन वैल्यू दो, इसलिए आपने यहां पर 4 चूज किया। अब अगर 3 4 है तो 0.3 और 0.4 के बीच में कौन किसके ये ज्यादा करीब होगा, तो ये ज्यादा करीब निकला आपके किसके, 0.3 के। तो भाई अनसर्टेन ही देना है ना, तो आप 3 ही दो, ठीक है। अगर 3 5 ले लिया, अब 5 क्या है, 0.3 और 0.4 के बीच वाली वैल्यू है, ठीक है। अगर आप 0.05 देखोगे तो वो 0.3 और 0.4 के मिडिल में है। तो मिडिल में चूज करने के लिए हमारे पास अब एक नया प्रॉब्लम आया कि भाई मिडिल में है तो किसको प्रायोरिटी दो, 3 को या 4 को? तो यहां पर हमने एक और कुछ नियम बनाए, उस नियम को अब हम समझाएंगे, ठीक है। तो लेकिन मुद्दा क्या है कि हम राउंड ऑफ क्यों करते हैं? अंदाजे के ऊपर जब आपने अंदाजा लिया है तो आप राउंड ऑफ करके भाई एक ही अंदाजन वैल्यू तक जाओ, आपको ये मल्टीपल अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमें ये तो पता है कि भाई प्रिसाइस वैल्यू क्या है, और वैसे भी 3 मेरा एक अंदाजन वैल्यू थी, तो उसकी जगह आप 4 3 और 4 इस तरह से अपना अंदाजा दे सकते हो। तो अब इन रूल्स को हम लोग देखते हैं, क्योंकि कारण क्या था इस रूल को प्रोड्यूस करने का वो हमें समझ आ गया है। नाउ इट्स टाइम कि हम इन रूल्स को समझें और देखें, ठीक है। और जो भी मैं रूल बताऊंगा उसको आप इसी स्केल से विजुअलाइज करोगे तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो अगर मेरे पास, ठीक है, राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है आपके पास, ठीक है, और आपको उसको लेस सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना है तो आप राउंड ऑफ करोगे। फॉर एग्जांपल 42.3749, ठीक है, ये आपको दिया है और आपको बोला जाए कि आपको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, क्योंकि जिस चीज से आपने इसको मेजर किया है वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही अलाउड है उस मेजरमेंट के लिए। तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे 42 पॉइंट, ठीक है, 4 लिख दोगे, ठीक है, 42.4 लिख दोगे। अब जो हमने ये किया, इनके रूल्स को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर है मान लो 0.3, ठीक है, और इसके पीछे जो इसके बाद में जो नंबर आएगा, सिग्निफिकेंट मुझे यहीं तक रखना है, इसके बाद जो नंबर आएगा, ठीक है, इसके बाद जो यहां पर नंबर आएगा, अगर वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है यहां पर, तो आप आगे वाले नंबर को 1 यूनिट से इंक्रीज कर दोगे। क्यों? क्योंकि अगर 3.7 है तो वो 0.3 से दूर है, वो 0.4 के करीब है, इसलिए आप यहां पर 0.4 को ही अपना सिग्निफिकेंट डिजिट मानोगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पर क्या हो जाएगा, 0.4। आपको सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट रखनी है, बट मान लो एग्जांपल में आ गया आपके पास 0.37, तो इसका रिजल्ट एक सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या हो जाएगा, 0.4। और ये क्यों करना है कि आप भी जानते हो, ठीक है। अब अगर हम आते हैं अगले पड़ाव पर, अगला पड़ाव ये है कि अगर ये 5 से लेस है तो ये 0.3 और 0.4 में 0.3 के ज्यादा करीब है, और वैसे भी सिग्निफिकेंट डिजिट में देखा जाए तो ये अनसर्टेन नंबर है, ठीक है। आप यहां पर ऐसा करो, यहां पर आप 7 ले लो, 7.3 ले लो, ठीक है। तो ये वैसे भी क्या कहते हैं, प्रिसाइस वैल्यू नहीं है, ये अंदाजे से ली गई वैल्यू है, और इसके पीछे अगर 2 लिखा हुआ यानी कि लेस देन 5, तो आपको इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 7.3 के ही करीब है। तो इसलिए आपका सिग्निफिकेंट डिजिट अब मैंने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला ले लिया, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसका रिजल्ट होगा 7.3। तो इट मींस अगर ग्रेटर देन 5 नंबर है तो इसके आगे वाले नंबर में +1 ऐड कर दो, अगर लेस देन 5 है यहां पर तो इस नंबर में जो नंबर है वही नंबर यहां पर रहने दो। एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। मान लो 42.734, ठीक है, आपको यहां पर रिजल्ट बताना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितने बताना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट में अगर मैं जाऊं तो यहां पर क्या रिजल्ट होगा, 1 2 3, यहां तक ही है मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो यहां पर कौन सा नंबर है, 4th डिजिट क्या है मेरे पास, दैट इज योर 3, जो कि 5 से छोटा है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 42.7। अब मैं कहता हूं कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रिजल्ट चाहिए, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो खुद देखो, आप सिर्फ क्या करोगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लोगे और 42.7 से कम्युनिकेट करोगे कि भाई आप किसके करीब हो, आप तो 43 के करीब हो, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 43.0, ठीक है। माफ करना, 0 नहीं आएगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट ही चाहिए, तो यहां पर रिजल्ट हो जाएगा 43, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट के अंदर। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और अगर आपको कह दिया जाए कि एक सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर करना है तो आप 4 लिख दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ए 1 सिग्निफिकेंट में अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 40, ठीक है। क्या लिखोगे, 40। क्यों लिखोगे, क्योंकि 42 जो है, ठीक है, 2 यहां पर देखो, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये है, 2 आपका लेस देन 5 है, तो आप 40 लिखोगे, क्योंकि बाद में जो 0 आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। हालांकि ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, जब आपकी मेजरमेंट यहां है तो आप इस पे या इसको ही प्रायोरिटी दोगे, इसको प्रायोरिटी नहीं दोगे। ये बस आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। रियलिटी में ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। या फिर बहुत बड़ी वैल्यूज हैं तो उस केस में आप ऑर्डर में वैल्यूज बताते हो कि भाई 10⁻17 के ऑर्डर की वैल्यू, उस केस में आप इतना बड़ा राउंड ऑफ कर सकते हो, वरना छोटे मोटे कैलकुलेशन में इतने बड़े राउंड ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है।
रियलिटी में क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है, तो ये भूलना मत। अब आती है बारी कि 5 से कम हो या 5 से बड़ा हो, ये हमने सीख लिया। व्हाट इफ अगर वहां पर 5 आ जाए, तो 42.375, ठीक है, आपको यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर देना है, ठीक है। तो इसके इसके तीन प्रोसेस हैं, ठीक है। पहली चीज, आपको यहां पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेना है, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेना है। तो अगर 5 के पीछे भी कोई नंबर लिखा है, 5 के पीछे भी कोई नंबर लिखा है, ठीक है, मान लो यहां पर 1 ही क्यों ना लिखा हो, 1 ही क्यों ना लिखा हो, बट अब ये लॉजिकली सोचो, 37 जहां पर होगा, ठीक है, 0.37 और 0.38, ठीक है, इसके एग्जैक्ट मिड में क्या होगा, 0.375। लेकिन अगर उसके पीछे भी एक नंबर लिख दिया है तो वो इससे आगे निकल गया, यानी कि वो इसके क्लोज आ गया। तो इट मींस आपको क्या करना है, आपको एक नंबर बढ़ा देना है, 0.38 कर देना है, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट के लिए, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट के लिए अगर 5 है, 5 के पीछे कोई भी नंबर है, चाहे 1 ही क्यों ना हो, ठीक है, 1 ही क्यों ना हो, आप आगे बढ़ गए हो। अगर आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर 0 हो तब आपको क्या करना है, तब उसके लिए अभी एक रूल बताऊंगा, उस चीज को फॉलो करना है। लेकिन अगर 0 के बाद भी 1 लिखा हो तो भी आप 375 से आगे ही हो तो आप 0.38 ही लिखोगे। लॉजिक यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि 4.253, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको लिखना है, तो आंसर होगा आपके पास 4.3, क्योंकि 5 के आगे एक नंबर है 7.951, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, तो ये हो जाएगा 7.9, 9 में एक ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, ठीक है, 9 जैसे 5 में एक जोड़ा 10 बन जाएगा, तो ये 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये बन जाएगा 8.0 लिखना होगा आपको। कारण क्या है, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको आंसर देना है, ठीक है, पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। सो देखो ये क्लियर। व्हाट इफ आपके 5 के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो 7.25, ठीक है, 7.35, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने एक रूल बनाया कि अगर ये नंबर जो 5 के आगे वाला नंबर है, आपको 2 सिग्निफिकेंट में आंसर देना है, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट में आंसर देना है। अगर 5 के आगे वाला नंबर पीछे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ जीरोस है, ठीक है, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं, ठीक है। अगर 5 के आगे वाला नंबर आपका इवन नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो आप +1 नहीं करोगे, यानी कि इसका आंसर एज इट इज 7.2 रहेगा। लेकिन अगर 5 के आगे ऑड नंबर है, जैसे यहां पर है ऑड नंबर है, तो आप एक यूनिट वैल्यू इंक्रीज कर दोगे और ये हो जाएगा 7.4, ठीक है। ये इसका रूल बनाया गया और आपको बस ये फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर 5 के पीछे कोई नंबर नहीं है तो आगे वाला नंबर देखो, अब आगे वाला नंबर जस्ट 5 के आगे वाला नंबर, ठीक है, अगर आपका इवन है तो राउंड ऑफ में आपको +1 ऐड नहीं करना है। अगर ऑड है तो 3 की जगह मतलब जो भी नंबर होगा उसमें +1 ऐड कर देना और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यही है आपका राउंड ऑफ करने का तरीका, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ का एग्जैक्ट लॉजिक मैंने आपको बताया है, वो चीज आपको समझ आई होगी। साइंटिफिक पेपर में अगर आप अपनी मेजरमेंट्स को पब्लिश करोगे तो किस तरह से दुनिया को वो कन्वे करोगे, ताकि दुनिया ये समझ पाए कि भाई आपकी जो मेजरमेंट है वो इतने सिग्निफिकेंट डिजिट तक है। आपका बनाया हुआ रिसर्च पेपर अगर कोई पढ़ रहा होगा, ठीक है, अगर कोई पढ़ रहा होगा तो वो ये सोचेगा कि यार अगर इन्होंने मेजरमेंट करी है, आपने अपनी मेजरमेंट को ऐसे दिया है कि मैंने जो ये मशीन बनाई है इसकी लेंथ है 72.37, ठीक है, तो वो ये समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे 3 वैल्यूज आपके लिए प्रिसाइस है। तो अगर उसको ये मशीन बनानी होगी तो वो इस चीज को समझ के रखेगा, उसके दिमाग में रहेगी ये बात कि भाई ये जो 7 है ये अनसर्टेन है, ये 6 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, तो वो समझ के रखेगा। तो फाइनल राउंड ऑफ करके आप अपने आंसर को दोगे, ठीक है, या फिर आप इसको दे दोगे, अगर 3 सिग्निफिकेंट तक देना है तो आप 72.4 लिखकर उसको भेजोगे 3 सिग्निफिकेंट में। तो वो ये नहीं मानेगा कि भाई ये 3 आपके प्रिसाइस है, तो वो यही मानेगा कि 2 प्रिसाइस हैं, इसके लिए मुझे ध्यान रखना होगा, अगर कोई बहुत ही प्रिसाइस मशीन बनाने जा रहे हो तो, ठीक है। सो ये हो गया आपका राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आपके आसान से टॉपिक हैं ये, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब देखो यहां पर एडिशन करना है हमें, ठीक है। अब इस चीज को समझना, मान लो एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है, यहां से मैंने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है, ये लिया और ये लिया, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे कहूं कि यार मैं इस चीज को लेकर मैं क्या करता हूं, रॉड का जो ये हिस्सा है, रॉड का जो ये वाला हिस्सा है, इसको तो मैं मिलीमीटर स्केल से मेजर करूंगा, ठीक है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं वर्नियर स्केल से मेजर करूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो मेरी कैलकुलेशन आएगी वो 0.02 या 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ आएगी, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ आएगी। तो भाई सेंटीमीटर में मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं, इसकी वैल्यू आई 10.3, बस आप यहीं तक मेजर कर सकते हो, इसमें यहां पे जो आपका प्रिसीजन है वो यहीं तक है, ठीक है। तो ये रहा आपका यहां पे नंबर 10.3, ये आपने लेंथ मेजर करी मिलीमीटर स्केल से, और अब आपने एक अनसर्टेन नंबर लिया,
10.3 तक तो आप प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकते हो, और आपने यहां पर वैल्यू दी 10.37। ठीक है, इस वाले पार्ट की लेंथ जो आई वो निकल कर आई 10.37, लेकिन यहां पर आपने मिलीमीटर स्केल का यूज किया है। ठीक है, अब बारी आती है इस वाले पार्ट के लेंथ को निकालने की, जिसमें आपने वर्नियर स्केल का यूज किया है, और ये निकल कर आया 5 ठीक है 5.12। ठीक है, मैं यहां पे लेता हूं 12, यहां तक तो आप नहीं 127, यहां तक आपने प्रिसाइज मेजरमेंट करी, किसकी मदद से? वर्नियर की मदद से। सेंटीमीटर में है ये लेंथ, ठीक है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, यहां तक आपने प्रिसाइज मेजरमेंट करी, और अब आपने एक अनसर्टेन वैल्यू दे दी यहां पर, लेट से 4। ठीक है, आपने एक अनसर्टेन वैल्यू दे दी 4। अब आपको इस पूरे रॉड की टोटल लेंथ बतानी है। ठीक है, इस पूरे रॉड की टोटल लेंथ बतानी है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये गैप यहां पे छोड़ दो, क्योंकि लेंथ तो इतनी होगी। इन दोनों लाइंस को, इन दोनों लेंथ को आपको ऐड करना है, तो आप परिस्थिति को देखो 10.37, ठीक है, प्लस 5.1274। एंड अब बिफोर कि हम यार किसी चीज को रूल्स की तरह याद करें, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। हमने यहां पर डेटा मेजरमेंट करी है, और उस मेजरमेंट में मुझे पता है कि इस वाली मेजरमेंट में ये प्रिसाइज है, लेकिन इस वाली मेजरमेंट में यहां से लेकर यहां तक इंफॉर्मेशन प्रिसाइज है। ठीक है, यहां से यहां तक प्रिसाइज है, लेकिन अब आप एडिशन जब करोगे, ठीक है, अब आप एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे प्रिसाइज प्रिसाइज के साथ ऐड होगा तो प्रिसाइज आंसर देगा, प्रिसाइज प्रिसाइज के साथ ऐड होगा तो प्रिसाइज आंसर होगा, लेकिन अनप्रिसाइज प्रिसाइज के साथ ऐड होगा तो अनप्रिसाइज आंसर देगा। लॉजिकली सोचो, ये 7 की तो सर्टेनिटी है ही नहीं, 2 की सर्टेनिटी है, लेकिन 7 की जगह अगर 6 हो तो 6 2 8 हो सकता है, यानी कि यहां पे जो रिजल्ट आएगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? 7 और 2 9, लेकिन अगर 6 हुआ तो 6 2 8 होगा, अगर 5 हुआ तो यहां 7 होगा, अगर ये 8 हुआ तो यहां पर 10 आना चाहिए। तो ये अनसर्टेन हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि ये प्रिसाइज है, ये अनप्रिसाइज है, तो इनका एडिशन आपको अनप्रिसाइज आंसर देगा। इट मींस कि आपको यहां पर जब आप फाइनल आंसर निकालोगे 15 पॉइंट, ठीक है, मैं पहले ऐड कर लेता हूं यहां पर 4794। ठीक है, तो अगर अब आप इस आंसर को देखोगे, इस रिजल्ट को देखोगे, तो आप यहां पर पाओगे कि भाई यहां पर यही तक मेरा डेटा जो है वो प्रिसाइज है, उसके बाद जो है अनप्रिसिजन वाली चीजें आ रही हैं। ठीक है, और अगर अब मैं इस चीज को देखूं, ठीक है, अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को देखूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि भाई प्रिसीजन ये रहा, और मुझे आंसर देना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, तो ये मेरी प्रिसाइज वैल्यू है, और ये मेरी एक अनसर्टेन वैल्यू है, एक अनसर्टेन वैल्यू है। ध्यान से देखना, प्रिसाइज वैल्यू तो आगे 15.4 और ये आगे मेरी अनसर्टेन वैल्यू, तो मैं इन दोनों, यहां तक ही मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, इसके बाद मेरे पास सिग्निफिकेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रिसाइज के भी परे निकल चुके हैं। जब यही से प्रिसीजन खत्म हो जा रहा है आपका, तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद लॉजिक लगाओ 15.49 ही होना चाहिए। यस और नो? यस, क्योंकि यहां पर 3 आपके प्रिसाइज हैं और एक अनप्रिसाइज है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके क्या हो गए? 15.49। एज सिंपल एज दैट। अब आपको इस डेटा को अगर मैं कहूं आगे, इसके आगे वाले स्टेप में कि अलग से बोलूं मैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है, ठीक है, अलग से मैं बोलता हूं कि भाई 3 सिग्निफिकेंट में लिखो, तो आप कर दोगे, क्योंकि 4 के बाद 9 है, तो ये हो जाएगा 15.5। बोला गया है, पॉइंट को समझना। मेजरमेंट करने के लिए कोई रूल्स नहीं होते हैं, खुद दिमाग लगाना होता है कि भाई मैं जो मेजरमेंट कर रहा हूं, मेरी प्रिसीजन के लिए क्या चीज ज्यादा सही रहेगी, क्या चीज बेकार रहेगी, वो मुझे चूज करना है। ठीक है, लेकिन आपके को अगर क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जाएगा तो आपको वो बोला जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। तो इस एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन भी करता तो भाई अनप्रिसाइज से प्रिसाइज को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो अनप्रिसाइज ही आंसर आता। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, अब भाई ये डेटा आपने फाइनली सिग्निफिकेंट के हिसाब से लिखा होगा ना, ये आपने सिग्निफिकेंट के हिसाब से ही लिखा होगा, अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक ही आपने अनप्रिसाइज डेटा लिया है दोनों मेजरमेंट के अंदर, तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है उसमें एक यहां पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यहां 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो आपके रिजल्ट में खुद से सोचो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे? 4 ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जब ये चौथा सिग्निफिकेंट डिजिट है यहां पर, वो जब अनप्रिसाइज के साथ ऐड हो रहा होगा तो वो वैसे ही अनप्रिसाइज आंसर देने वाला है। तो बस यहीं पर आपकी कहानी क्लोज हो जाएगी। जैसे ही यहां पहुंचोगे इसके आगे, तो वैसे ही अनसर्टेन वैल्यू है, अनसर्टेन देखो, अनसर्टेन यही है, तो इसके आगे तो और ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी, उसके आगे और ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो लास्ट सर्टेनिटी कहां आती है? वो उसमें आएगी ना जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके सबसे कम होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है, बस वही तक आपका फाइनल आंसर रहेगा। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा रूल बना,
वो रूल हमने नहीं बनाया, हमने डिस्कवर किया मेजरमेंट्स के जरिए, बात कर करके। बहुत लंबी प्रक्रिया है ये, ऐसा नहीं है कि हमने एक एग्जांपल देखा और हमारा हो गया। मैथमेटिशियंस ने बहुत सोच विचार करके इन चीजों को डिजाइन किया है, या डिसाइड किया है, सॉरी डिजाइन कह रहा हूं, कि बार बार कैलकुलेशंस को किया और सोचा कि क्या सही रहेगा, उस चीज को लेकर उन्होंने सोचा। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास आंसर कोई वो है, नंबर है 15.1, ठीक है, और एक है मेरे पास 2.03, ठीक है। और मुझे यहां पर अगर आपसे पूछूं कि दोनों नंबर्स को अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो भाई पॉइंट के बाद किसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है, तो आंसर आएगा 15.1 में। अगर मैं पूछूं सिग्निफिकेंट डिजिट्स दोनों में कितने हैं, तो आंसर आएगा 3, ठीक है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद, ठीक है, यहां पर चीजें जो है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर आपको देखना है आफ्टर पॉइंट, आफ्टर पॉइंट देखना है, ठीक है। और यहां पर आपको देखना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो पॉइंट के बाद किसमें सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर आप पॉइंट के बाद देखोगे तो 15.1 और 2.03 में सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम किसमें है, 15.1 में है, उसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है आफ्टर पॉइंट, ठीक है। टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट तो आपके 3 ही है। तो यहां पर पॉइंट के बाद, या फिर आप ऐसे कह लो पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम वैल्यूज होंगी, जिसमें सबसे पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर्स होंगे, उस नंबर का ही आपका रिजल्ट होगा, उतना ही आपका रिजल्ट होगा। तो यहां पर अगर मैं टोटल करूं तो 17.13 आएगा, लेकिन आप रिजल्ट लिखोगे यहां पर 17.1, खत्म, ठीक है। ये आपका रिजल्ट होगा 15.1 और 2.03 में जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 17.1, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है, आपको सिर्फ वहीं तक आंसर निकालना है। और यहां पर एक चीज और है, अगर मैं यहां पर आंसर 3 की जगह 2.03 की जगह 2.07 कर दूं, तो यहां पर रिजल्ट आएगा 17.17। तो आप इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही, पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, 3 नहीं बोलूंगा, पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लास्ट में 1 होना चाहिए इस एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। तो अगर 17 लिखा है तो आप यहां पर 2 लिखोगे, यानी राउंडिंग ऑफ करनी है आपको, लेकिन लास्ट में, किसमें, लास्ट में करना है। तो आपका 15.1 प्लस 2.07 इज इक्वल टू 17.2, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरीके से आंसर शो करना होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी हमेशा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर्स जिस भी मेजरमेंट में होंगे, उतने तक ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं पॉइंट के बाद अपने फाइनल रिजल्ट के अंदर। लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको वहां तक पहुंचना है कैसे, राउंड ऑफ करके पहुंचना है। जैसा अगर यहां पर लेस देन 5 नंबर होता, 7 की जगह यहां पर अगर 3 होता तो 17.1 आंसर आता, बट यहां पे क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है इसलिए आपका 17.2 हो गया, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ये चीज हमें समझ आई। अब बारी आती है मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। तो अगर 1.03, ठीक है, मल्टीप्लाई 2.05 लिखा हुआ है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, दोनों के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके पास, टोटल अगर मैं देखूं यहां पर दोनों के अंदर मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। चाहे आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, चाहे आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, यहां पर पॉइंट के बाद वाली बात नहीं है, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, आपका रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट को समझना, जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके सब, मतलब ये यहां पर 2 वैल्यूज हैं, 2 में से किसी एक में सब कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, हालांकि इस एग्जांपल में तो बराबर है, ठीक है, लेकिन 2 में से किसी एक में, मान लो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं 1.3 लिख देता हूं, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 3, इसमें देखो कितने हैं 2, तो मेरे रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होने चाहिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में। इधर आपको आफ्टर पॉइंट देखना है, सबसे कम नंबर्स पॉइंट के बाद किसमें है, तो रिजल्ट में भी उतने ही नंबर्स होने चाहिए लास्ट में। सेम देखो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, आपका ये जो लॉजिक है आपका क्या कहते हैं कि क्यों ये कर रहे हैं, वो लॉजिक मैंने बताया था ना कि एक को हमने स्केल से मेजर किया, एक को वर्नियर से मेजर किया, तो प्रिसाइज अनप्रिसाइज हो रहा है। और उसके बाद मैंने फिर एक बात बताई कि ये एक दिन में नहीं हुआ, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने बैठ के कैलकुलेशंस करी, उसके बाद ये डिसाइड किया गया। तो वो काम आप इसके अगर कोर लॉजिक को जानना चाहते हो तो आपको भी वो काफी टाइम तक बैठ के कैलकुलेशंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बट कैलकुलेशंस ऑब्जर्व करने के लिए आपको कुछ बनाने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको उसकी नीड समझ आएगी। इसलिए हम लोग यहां पर अभी के लिए क्या कर रहे हैं, उसके रूल को समझ रहे हैं जो फाइनल रिजल्ट आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो
तो इस चीज के बारे में सोचोगे नहीं। फर्स्ट ईयर के अंदर वर्कशॉप प्रैक्टिसेस अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कराई जाएगी, और ये आप लोगों के लिए एक फ्यूचर में करने वाला टास्क है। क्योंकि देखो, एजुकेशन कोई सिलेबस नहीं होता है, वो जब चाहे जैसे चाहे आपको जब जब मिल रही है, पुरानी चीजें अगर रिकॉल करने को कह रही है तो आपको रिकॉल करनी चाहिए और उन चीजों को वापस से प्रोसेस में लाना चाहिए। चीजें जब तक दिमाग में चलती रहती हैं तब तक याद रहती हैं। ठीक है, याद रहने का मतलब को पेपर के लिए नहीं कह रहा हूं, लाइफ के लिए बोल रहा हूं। लाइफ के लिए आपको वो हमेशा हेल्प करेगी। ठीक है, सो एज पर द रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, जो मेरा रिजल्ट होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एक सेकेंड, चलो जिंदा है फोन, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, टाइम बचेगा। कैलकुलेटर ढूंढने में टाइम लग रहा है। 1.3 मल्टीप्लाई 2.05। ठीक है, तो आंसर आया मेरे पास 2.665। 2.665। ठीक है, मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? मेरे पास रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए? मेरे पास सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए 2, क्योंकि सबसे कम किसमें है? इसमें। तो यहां तक मेरे पास आएगा, लेकिन 6 के पीछे क्या है? 65 है। ठीक है, तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है, आंसर हो गया मेरा 2.7। काम खत्म। ठीक है, अब एक नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 2.36। ठीक है, 365, मैं नंबर लिख लेता हूं 2.365 डिवाइडेड बाई लेता हूं मैं 1.4567। 1.4567। अब देखो, न्यूमरेटर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। डिनोमिनेटर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? यहाँ पर 5। तो मेरे रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी कि 4। तो यहाँ पर भी मेरा रिजल्ट जो आएगा वो 4 के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो 2.365 डिवाइड बाई 1.4567। ठीक है, रिजल्ट आया मेरे पास 1.62353264। ठीक है, तो यहां पर अब आप खुद ही देख सकते हो जो मेरे पास रिजल्ट आया है उसमें कितने सारे डिजिट्स आ गए हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंस किसका होगा? 1 2 3 4, 4 ही डिजिट लेने, 1 2 3 4। ठीक है, यहां तक आ गए। इसके पीछे क्या है? 5, और 5 के पीछे भी एक नंबर लिखा हुआ है, तो राउंड ऑफ कर देंगे 1.624। दिस इज माई रिजल्ट। इस तरह से आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस करनी है। ठीक है, राउंड ऑफ क्यों करना है ये भी हमने जाना, सिर्फ हमने प्रोसेस नहीं देखा। राउंड ऑफ क्यों करना होता है, इसके पीछे का लॉजिकल आंसर हमने लिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे उस पर आपको ध्यान देना है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कैसे करनी है, उस चीज पर हमने ध्यान दिया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के, और राउंड ऑफ तो उसमें इन दी एंड हमें करना ही है। ठीक है, तो यहां पर मैं लेता हूं, एक नंबर उठाते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स से पहले एडिशन के लिए। ठीक है, 4.23 प्लस 0.4759। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली सबसे पहले मैं एडिशन के लिए क्या देखूंगा? एडिशन के लिए मैं ये देखूंगा कि भाई आपका पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर्स किसके अंदर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा रिजल्ट होगा उसके अंदर अगर मैं देखूं तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आने चाहिए और उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये होगा 9, ये होगा 5, 7 3 10, 4 3 7.4। ठीक है, तो अब 1 2 3, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 आने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 ही लूंगा मैं। तो रिजल्ट मेरा फाइनली क्या होगा? 4.71। ठीक है, 1 क्यों लिया? क्योंकि 0 के बाद यहां पे देखो 59 है, 5 के बाद 9 आ रहा है। ठीक है, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं होता तो हम, क्योंकि ये इवन नंबर है, इसको 70 ही रखते, लेकिन क्योंकि यहां पर 5 9 है इसलिए ये बढ़ जाएगा और 4.71 आपका फाइनल रिजल्ट होगा। और खुद ही सोच लो, जेई में आपके साथ क्या मजाक किया जा, मतलब अगर करेंगे भी तो वो क्या करेंगे? ये ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, 4.70 ऑप्शन दे देंगे, हो सकता है 4.7059 को भी ऑप्शन दे दें और 4.705 को ऑप्शन दे दें। बस ये ऑप्शंस बना दिए। अब आपको जब उसके लॉजिक्स और रूल्स पता होंगे तब आप करेक्ट आंसर को टिक करोगे, वरना ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लगने को चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। ये पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, बट इसके अंदर बस अगर हम बिना लॉजिक के साथ हवाई उड़ के चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो हमें तो चारों ही आंसर सही लगते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट मुश्किल नहीं है, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, इसलिए जब चारों ही सही लगते हैं तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब आपके पास क्या कहते हैं, तुक्का भी मारोगे तो 1/4 ही प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेस होने की, और इसके जैसे 4 क्वेश्चन आ गए तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी बायस थ्योरम लगा के जब वहां पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ऑलमोस्ट आपका नेगेटिव में ही नंबर आएगा अगर तुक्का मारोगे तो। ठीक है, चलो, तो ये एडिशन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं लेता हूं यहां पर सब्ट्रैक्शन लेता हूं 9.765। ठीक है, और 0.03213 4।
ठीक है। कितने नंबर्स लोगे आप रिजल्ट के अंदर? पॉइंट के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं? सबसे कम किस में आ रहे हैं? 765, यानी कि ऊपर वाले में। तो आप यहां पर वहीं तक जाओगे। तो यहां पर 0 0 अभी के लिए लिखा मैंने कैलकुलेशन करने के लिए। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 0 गया 9। ठीक है, अब इस 0 0 को यहां से हटा देता हूं ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। तो यहां पर 1 2 3 पॉइंट के बाद 1 2 3 तक जाना है और 3 लास्ट रहेगा मेरे पास। उसके पीछे क्या है? 6 6 है, 6 है यहां पर, तो उससे रिजल्ट आ गया 9.444। दिस इज माई रिजल्ट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है इसका। ठीक है, लेकिन इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है और समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए तो भाई मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा। ठीक है, आप लोग करना 42.739। ठीक है, मल्टीप्लाई 9.876543। ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसके अंदर हैं? सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसके अंदर हैं? ऑब्वियसली 42.739 में यहां पर 5 है, नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो आप यहां पर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही आंसर दोगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 42.739, अरे 42.739 डिवाइडेड बाई 9.876543। ठीक है, तो यहां रिजल्ट आया मेरे पास। पहले रिजल्ट लिखोगे, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। आप डायरेक्टली राउंड, पहले इसको राउंड ऑफ कर दो, फिर इसको राउंड ऑफ कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि ये खुद में एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, ये आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं। आफ्टर यू गेट द रिजल्ट, फिर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मतलब राउंड ऑफ करना है जहां तक आपको आंसर चाहिए। तो 4 यहां पर आंसर आएगा, ये मैंने, माफ करना मैंने गलत ही कर दिया, 42.739 मल्टीप्लाई 9.876543। हाँ, तो आंसर आया 422.113571। सो आपको यहां पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर लिखना है? 5, क्योंकि इसमें सबसे कम है। यहां पर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 है। तो यहां पर आंसर कितने में होगा? 5 में होगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर आया लास्ट, यहां पर क्या है? 3 है। तो रिजल्ट क्या रहेगा मेरे पास? 422.11, क्योंकि ये लेस देन 5 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका राउंड ऑफ नहीं होगा। 42.11 इज योर फाइनल रिजल्ट। एज सिंपल एज दैट। अब इसी को, चलो इसी नंबर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं और फिर आंसर देखते हैं। तो क्या आंसर आता है यहां पर? डिवीजन में भी आपके 5 सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे, आपका जो रूल बना है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए, तो उसी चीज को हम यहां पर करते हैं। 42.739 डिवाइड बाई 9.876543। ठीक है, तो रिजल्ट आया 4.32732384। ठीक है, ये रिजल्ट आया। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचवे के पीछे क्या है? 2 है, लेस देन 5 है, तो आंसर हो गया 4.3273। दैट्स इट। कितना आसान सा चैप्टर है ये। ठीक है, लेकिन शुरुआत इसकी थोड़ी सी डगमगाती है। देखो, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले पार्ट है, इसको लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और वो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर आप रूल्स को याद करके जाओगे तो सदैव कंफ्यूज रहोगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, इसलिए पहले वो वाली वीडियो देखो। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और एप्लीकेशन में तो चीजें सीक्वेंस में मिल जाती हैं आपको। ठीक है, तो यहां पर चीज क्या है समझना, वो ये है कि जब तक आप चीजों को रटोगे, आसान से आसान चीज आपके लिए मुश्किल नजर आएगी। लेकिन अगर आप चीजों को समझोगे, तो आपको यहां पर उसको सॉल्व कर, मतलब वो स्ट्रेसफुल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है, आपको सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स की दुनिया, फिजिक्स की दुनिया जो है, वो जुड़ी हुई दुनिया है। इन दोनों के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, फिजिक्स लॉ, नेचर के लॉस को ढूंढना, मैथमेटिक्स उन नेचर से कम्युनिकेट करना मैथमेटिकली। ठीक है, नेचर के से बात करने की भाषा है। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स की ब्रांच है, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो इट मींस फिजिक्स और मैथ्स के साथ आपका संयोग, मतलब वो क्या क्या बोलते हैं, रिलेशन अगर बनता है केमिस्ट्री बायो के साथ, आपकी इच्छा अनुसार, अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आपका बहुत अच्छा रिलेशन केमिस्ट्री और बायो की दुनिया में भी बनेगा। ठीक है, इसलिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आप 11th में हो, स्टार्टिंग डेज में हो, तो इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करो, नेचर से बात करके पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, वरना क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये फॉर्मूला आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। फॉर्मूलाज याद कर करके आप उस बोझ तले इतना दब जाओगे। मेजॉरिटी बच्चे अपने ड्रीम्स को क्रश ही कर रहे हैं। मेजॉरिटी का मतलब है यहाँ पर 95% साइंस के स्टूडेंट्स। ठीक है, साइंस की दुनिया में करियर नहीं बना रहे हैं, और जबकि साइंस की दुनिया सबसे ज्यादा फैंटेसी से भरी हुई दुनिया है। जो आप पाना चाह सकते हो, वो आपको साइंस की दुनिया में मिल सकता है। ठीक है, उस फैंटेसी को वापस रखना है, हमेशा अपने साथ
साथ रखना है। 11th में हो तो इस तरह पढ़ो, 12th में हो कोई बात नहीं, कुछ दिन थोड़ा सा इस तरह पढ़ के देखो, 11th भी रिवाइज हो जाएगी, 12th भी आसान हो जाएगी। ड्रॉप किया है तो आप एकदम फ्रेश स्टार्ट करो जीरो से, ठीक है। 150 दिन के अंदर 11 12th खत्म कर सकते हो आप, सही डायरेक्शन में पढ़ोगे तो, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको टेस्ट कर चुके हो। आपको सिर्फ यही नहीं पता था कि राइट डायरेक्शन क्या है, उस राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ो। और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म पर, स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर या यूट्यूब के इस चैनल पर आप लेकर आओ, ठीक है। और यहां से हम लोग राइट वे ऑफ एजुकेशन पूरे एंटायर इंडिया में स्प्रेड करेंगे, ये हमारा मिशन है। और इसमें आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।